बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल के पास रामगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में धनराज नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। धनराज रोज सुबह उठकर जमींदार के खेतों में काम करने जाता था। सुमित्रा घर का काम करती थी और पड़ोसियों के घर में भी काम कर लेती थी। दोनों मिलकर बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाते थे। उनके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जो गांव के आखिरी छोर पर थी। धनराज और सुमित्रा शादी को 12 साल हो गए थे, लेकिन उन्हें अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। दोनों बहुत दुखी रहते थे। गांव के लोग भी कभी कभी ताने देते थे। सुमित्रा रोज मंदिर जाती थी और भगवान से एक संतान की प्रार्थना करती थी। धनराज भी हर रोज सुबह उठकर सूरज देव को प्रणाम करता था और प्रार्थना करता था कि हमें एक बच्चा मिल जाए। एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। धनराज और सुमित्रा अपनी झोपड़ी में सोए हुए थे। आधी रात के करीब अचानक सुमित्रा की नींद खुल गई। उसे लगा कि किसी ने दरवाजा खटखटाया है। उसने ध्यान से सुना। फिर से आवाज आई। किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया था। सुमित्रा ने धनराज को जगाया और कहा, सुनते हो, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। धनराज ने कहा, इतनी रात को कौन आएगा? तुम्हारा भ्रम होगा। लेकिन तभी फिर से दस्तक की आवाज आई। धनराज उठा और दरवाजा खोला। बाहर घनघोर अंधेरा था। बारिश हो रही थी। धनराज ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वो दरवाजा बंद करने ही वाला था कि उसकी नजर नीचे गिरी। दरवाजे के बाहर एक बड़ी सी टोकरी रखी थी। टोकरी को कपड़े से ढका हुआ था। धनराज ने टोकरी उठाई और अंदर ले आया। उसने कपड़ा हटाया तो देखा कि टोकरी में एक नन्ही सी बच्ची सोई हुई थी। बच्ची बहुत सुंदर थी। उसके गालों पर गुलाबी रंग था और उसकी आंखें बंद थी। सुमित्रा ने जब बच्ची को देखा तो वो दौड़ कर आई। उसने बच्ची को गोद में उठा लिया। बच्ची की आंखें खुल गई। वो बहुत ही मासूम और सुंदर थी। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, धनराज, देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। हमने 12 साल से प्रार्थना की थी। आज भगवान ने हमें बच्ची दी है। धनराज भी भावुक हो गया। उसने कहा, सुमित्रा, ये तो साक्षात भगवान की देन है, लेकिन ये बच्ची यहाँ कैसे आई? किसने इसे हमारे दरवाजे पर रखा? धनराज दरवाजा खोलकर बाहर गया। उसने पूरे आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं था। बारिश अभी भी हो रही थी। धनराज वापस आया और बोला, कोई नहीं है बाहर। लगता है किसी ने इस बच्ची को हमारे दरवाजे पर छोड़ दिया है। सुमित्रा ने कहा, भगवान की मर्जी। जो भी हो, अब ये बच्ची हमारी है। हम इसे अपनी बेटी की तरह पालेंगे। धनराज ने कहा, सुमित्रा, अब ये हमारी बेटी है। अगले दिन गांव के सभी लोगों को पता चल गया कि धनराज के घर एक बच्ची आई है। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। कुछ लोगों ने कहा, ये तो भगवान का चमत्कार है। कुछ लोगों ने कहा, शायद किसी ने अपनी बच्ची को छोड़ दिया होगा। लेकिन धनराज और सुमित्रा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें अपनी बेटी मिल गई थी। सुमित्रा ने बच्ची का नाम मृगनयनी रखा। मृगनयनी का मतलब होता है हिरन जैसी आंखों वाली। सच में मृगनयनी की आंखें बहुत ही सुंदर थी। बड़ी बड़ी और काली आंखें। जैसे जैसे मृगनयनी बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसकी सुंदरता भी बढ़ती गई। वो बहुत ही प्यारी और समझदार बच्ची थी। वो सुमित्रा के सारे काम में हाथ बटाती थी। धनराज को भी मृगनयनी से बहुत लगाव था। लेकिन मृगनयनी में एक अजीब बात थी जो धनराज और सुमित्रा ने देखी। जब मृगनयनी 5 साल की हुई तो एक पूर्णिमा की रात को सुमित्रा ने देखा कि मृगनयनी के नाखून हरे रंग के हो गए हैं। वो घबरा गई। उसने धनराज को बुलाया और दिखाया। धनराज भी हैरान रह गया। उन्होंने गौर से देखा तो मृगनयनी की आंखों में भी हरी चमक थी। लेकिन सुबह होते ही मृगनयनी के नाखून और आंखें फिर से सामान्य हो गए। ये सिलसिला हर पूर्णिमा की रात को होता था। धनराज और सुमित्रा परेशान हो गए। उन्होंने गांव के वैद्य को दिखाया, लेकिन वैद्य ने कहा, ये तो कोई बीमारी नहीं है, ये कोई और बात है। मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। धनराज और सुमित्रा ने सोचा
कि शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मृगनयनी कोई साधारण बच्ची नहीं है, लेकिन वे दोनों मृगनयनी से बहुत प्यार करते थे। इसलिए उन्होंने इस बात को किसी से नहीं बताया। समय बीतता गया। मृगनयनी अब 20 साल की हो गई थी। वो बहुत ही खूबसूरत युवती बन गई थी। उसके लंबे काले बाल कमर तक थे। उसकी आंखें बहुत ही आकर्षक थी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा जादू था। गांव के सभी युवक मृगनयनी को पसंद करते थे, लेकिन मृगनयनी किसी में दिलचस्पी नहीं लेती थी। वो अपने माता पिता की सेवा में लगी रहती थी। मृगनयनी अब भी हर पूर्णिमा की रात को अपने कमरे में बंद रहती थी, क्योंकि उस रात को उसके नाखून और आंखें हरी हो जाती थी। वो नहीं चाहती थी कि गांव के लोग उसे ऐसे देखें। सुमित्रा ने मृगनयनी को बताया था कि ये बात किसी को नहीं बतानी है। मृगनयनी ने अपनी माँ की बात मानी और इस बात को राज रखा। उसी राज्य में राजा भानु प्रताप सिंह का राज था। राजा के 3 बेटे थे। सबसे बड़े का नाम यशवंत था, बीच वाले का नाम रणवीर था और सबसे छोटे का नाम विशाल था। यशवंत बहुत ही घमंडी और क्रूर था। उसे गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं थी। रणवीर बहुत ही शांत स्वभाव का था, लेकिन वो कमजोर था। लेकिन विशाल बहुत ही दयालु और बहादुर था। वो अपने पिता की मदद करता था राज्य चलाने में। वो गरीबों की मदद करता था। लोग उससे बहुत प्यार करते थे। विशाल अब 24 साल का हो गया था। राजा भानु प्रताप सिंह चाहते थे कि विशाल की शादी हो जाए। उन्होंने कई राज परिवारों से बात की, लेकिन विशाल ने हर बार मना कर दिया। वो कहता था कि मैं तभी शादी करूंगा जब मुझे सच्चा प्यार मिल जाएगा। राजा परेशान थे, लेकिन विशाल की जिद के आगे वे कुछ नहीं कर सकते थे। एक दिन विशाल शिकार खेलने जंगल की तरफ गया। उसके साथ उसके कुछ सैनिक भी थे। विशाल जंगल में एक हिरण का पीछा कर रहा था। पीछा करते करते वो अपने सैनिकों से दूर निकल गया। हिरण भागकर रामगढ़ गांव की तरफ चला गया। विशाल भी उसके पीछे पीछे गया। गांव के पास पहुंचकर हिरण गायब हो गया। विशाल थक गया था। उसे बहुत जोर की प्यास लगी थी। वो पानी की तलाश में गांव में घुस गया। विशाल गांव में इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नजर एक कुएं पर पड़ी। कुएं के पास एक युवती पानी भर रही थी। वो युवती बहुत ही सुंदर थी। विशाल उस युवती को देखकर हैरान रह गया। उसने ऐसी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। वो युवती मृगनयनी थी। विशाल मृगनयनी के पास गया और बोला, बहन, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? मृगनयनी ने विशाल की तरफ देखा। उसने विशाल के कपड़ों से समझ लिया कि ये कोई राजपरिवार का आदमी है। उसने एक लोटे में पानी भरा और विशाल को दिया। विशाल ने पानी पिया। पानी बहुत ही ठंडा और मीठा था। विशाल ने मृगनयनी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मृगनयनी ने कहा, मेरा नाम मृगनयनी है। विशाल ने कहा, बहुत सुंदर नाम है। तुम्हारे माता पिता कौन है? मृगनयनी ने अपनी झोपड़ी की तरफ इशारा किया और कहा, वो रहे मेरे माता पिता। विशाल ने धनराज और सुमित्रा को देखा। वे गरीब लोग थे। विशाल ने सोचा कि इतने गरीब घर में इतनी सुंदर लड़की कैसे है, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। उसने मृगनयनी को धन्यवाद दिया और अपने महल की तरफ चल दिया। रास्ते में विशाल मृगनयनी के बारे में सोचता रहा। उसे मृगनयनी बहुत अच्छी लगी थी। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, उसका बोलने का तरीका, सब कुछ विशाल को अच्छा लगा। महल पहुंचकर भी विशाल मृगनयनी को भूल नहीं पा रहा था। रात को उसे नींद नहीं आई। वो बार बार मृगनयनी के बारे में सोचता रहा। अगले दिन विशाल फिर से उसी गांव की तरफ गया। उसने बहाना बनाया कि वो घूमने जा रहा है। गांव में पहुंचकर उसने मृगनयनी को ढूंढा। मृगनयनी अपने घर के बाहर बैठी कपड़े सिल रही थी। विशाल उसके पास गया और बोला, नमस्ते मृगनयनी। मृगनयनी ने विशाल को देखा और मुस्कुरा दी। उसने कहा, नमस्ते, आप फिर से आ गए। विशाल बोला, हाँ, मैं तुमसे मिलने आया हूं। क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकता हूं? मृगनयनी ने कहा, जी बोलिए। विशाल बैठ गया और मृगनयनी से बातें करने लगा। उसने मृगनयनी से उसके परिवार के बारे में पूछा। मृगनयनी ने बताया
कि धनराज और सुमित्रा उसके माता पिता हैं। वे बहुत गरीब हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं। विशाल ने अपने बारे में भी बताया कि वो राजा का बेटा है। मृगनयनी हैरान हो गई। उसने कहा, आप राजकुमार हैं? विशाल ने कहा, हाँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस एक इंसान हूं। मृगनयनी को विशाल की ये बात अच्छी लगी। दोनों देर तक बातें करते रहे। उस दिन के बाद से विशाल रोज उसी गांव में जाने लगा। कभी सुबह तो कभी शाम को वो मृगनयनी से मिलने जाता था। दोनों घंटों बातें करते थे। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। मृगनयनी को विशाल बहुत अच्छा लगने लगा था। विशाल भी मृगनयनी को बहुत प्यार करता था। एक दिन विशाल ने मृगनयनी से कहा, मृगनयनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मृगनयनी को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसके मन में एक डर था। वो सोचने लगी कि जब विशाल को उसके हरे नाखूनों और आंखों के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? क्या वो उसे स्वीकार करेगा? लेकिन विशाल ने फिर से पूछा, मृगनयनी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मृगनयनी ने हिम्मत करके कहा, विशाल, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। विशाल ने कहा, बोलो मृगनयनी। मृगनयनी ने कहा, विशाल, मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूं। मुझमें कुछ अजीब है। हर पूर्णिमा की रात को मेरे नाखून और आंखें हरी हो जाती है। मैं नहीं जानती कि मैं कौन हूं। मेरे माता पिता ने मुझे 20 साल पहले अपने दरवाजे पर पाया था। कोई मुझे वहां छोड़ गया था। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना होगा। विशाल ने मृगनयनी का हाथ पकड़ा और कहा, मृगनयनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम कौन हो, कहां से आई हो, ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसी तुम हो। मृगनयनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, विशाल, तुम सच में बहुत अच्छे हो। विशाल ने कहा, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मृगनयनी ने शर्माते हुए हाँ कर दी। विशाल बहुत खुश हो गया। उसने मृगनयनी के माता पिता से बात की। धनराज और सुमित्रा को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक राजकुमार उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। उन्होंने खुशी खुशी हाँ कर दी। विशाल ने अपने पिता राजा भानु प्रताप सिन्हा को भी बता दिया। राजा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, विशाल, तुम राजकुमार हो। तुम्हारी शादी किसी राजघराने की राजकुमारी से होनी चाहिए। ये गरीब लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। विशाल ने साफ कह दिया कि वो सिर्फ मृगनयनी से ही शादी करेगा। राजा ने बहुत समझाया, लेकिन विशाल नहीं माना। उसने कहा, पिताजी, अगर आप मेरी शादी मृगनयनी से नहीं करवाएंगे तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा। राजा अपने बेटे की जिद के आगे हार गए। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मैं तुम्हारी शादी मृगनयनी से कर दूंगा। शादी की तारीख तय हो गई। पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाने लगी। धनराज और सुमित्रा बहुत खुश थे। मृगनयनी भी बहुत खुश थी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक डर था। शादी से 3 दिन पहले पूर्णिमा थी। मृगनयनी अपने कमरे में बैठी थी। उसके नाखून और आंखें फिर से हरी हो गई थी। वो बहुत परेशान थी। रात के करीब 12 बजे होंगे। मृगनयनी अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। तभी अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि दिया बुझ गया। मृगनयनी डर गई। उसने दिया फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन हवा बार बार उसे बुझा देती थी। तभी मृगनयनी ने देखा कि कमरे के बीच में एक छाया बन रही है। वो छाया धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। वो औरत बहुत ही खूबसूरत थी। उसके लंबे हरे बाल थे जो उसकी कमर तक थे। उसकी आंखें भी हरी थी और उनमें एक अजीब सी चमक थी। उसकी त्वचा सफेद थी और वो बहुत ही आकर्षक लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। वो कोई साधारण इंसान नहीं लग रही थी। मृगनयनी घबरा गई। उसने पूछा, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मृगनयनी, डरो मत। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हारी असली मां हूं। मृगनयनी हैरान रह गई। उसने कहा, क्या तुम मेरी मां हो? औरत ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी असली मां हूं। मेरा नाम तारावती है। मैं एक यक्षिणी हूं।
मृगनयनी को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, यक्षिनी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तारावती ने कहा, बेटी सुनो, 20 साल पहले मैं एक मानव से प्यार करती थी। उसका नाम प्रताप सिंह था। वो एक बहादुर योद्धा था। हम दोनों बहुत प्यार करते थे, लेकिन यक्षलोक में यक्षिनी और मानव का प्यार मना है। जब यक्षराज को पता चला कि मैं एक मानव से प्यार करती हूँ, तो उन्होंने प्रताप सिंह को मार दिया। उस समय मैं गर्भवती थी। मुझे डर था कि यक्षराज तुम्हें भी मार देंगे, इसलिए जब तुम पैदा हुई तो मैंने तुम्हें मानव दुनिया में छोड़ दिया। मैंने तुम्हें धनराज के दरवाजे पर इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं जानती थी कि वे अच्छे लोग हैं और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। मृगनयनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तो इसीलिए मेरे नाखून और आंखें हर पूर्णिमा को हरी हो जाती है। तारावती ने कहा, बेटी, तुम आधी यक्षिनी और आधी मानव हो। तुम्हारे अंदर दोनों की शक्तियां हैं। हर पूर्णिमा को तुम्हारी यक्षिणी शक्तियां जागती हैं, इसलिए तुम्हारे नाखून और आंखें हरी हो जाती है। ये तुम्हारी असली पहचान है बेटी। तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है। मृगनयनी ने पूछा, लेकिन माँ तुम अब क्यों आए हो? 20 साल में तुम एक बार भी नहीं आई। तारावती ने कहा, बेटी, मैं तुम्हें दूर से देखती रहती थी, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती थी। यक्षराज की नजर मुझ पर थी। अगर मैं तुम्हारे पास आती तो वे तुम्हें ढूंढ लेते, लेकिन अब मुझे पता चला है कि तुम्हारी शादी हो रही है। मैं तुम्हें बधाई देने आई हूं। लेकिन बेटी, शादी से पहले मुझे एक बात जाननी है। मृगनयनी ने पूछा, क्या बात माँ? तारावती ने कहा, मुझे ये जानना है कि विशाल तुम्हारे लायक है या नहीं। क्या वो तुमसे सच्चा प्यार करता है? क्या वो तुम्हारी रक्षा कर पाएगा? क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सके? इसलिए मैं उसकी 3 परीक्षाएं लूंगी। अगर वो तीनों में पास हो गया तो मैं मान जाऊंगी कि वो तुम्हारे लिए सही है, और तभी मैं तुम्हारी शादी की इजाजत दूंगी। मृगनयनी घबरा गई। उसने कहा, माँ, ये क्या कह रही हो? कैसी परीक्षाएं? विशाल तो एक साधारण इंसान है। तारावती ने कहा, बेटी, पहली परीक्षा प्यार की होगी। मैं देखना चाहती हूँ कि विशाल तुमसे कितना प्यार करता है। क्या वो तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता है? दूसरी परीक्षा हिम्मत की होगी। मैं देखना चाहती हूँ कि विशाल में कितनी हिम्मत है। क्या वो खतरों का सामना कर सकता है? और तीसरी परीक्षा बुद्धि की होगी। मैं देखना चाहती हूँ कि विशाल कितना समझदार है। क्या वो मुश्किल सवालों के जवाब दे सकता है? मृगनयनी ने कहा, लेकिन माँ, ये तो बहुत मुश्किल है। अगर विशाल किसी परीक्षा में फेल हो गया तो? तारावती ने कहा, तो फिर तुम्हारी शादी नहीं होगी। मैं तुम्हें अपने साथ यक्षलोक ले जाऊंगी। मृगनयनी रोने लगी। उसने कहा, नहीं माँ, ऐसा मत करो। मैं विशाल से बहुत प्यार करती हूँ। तारावती ने कहा, बेटी, अगर विशाल तुमसे सच्चा प्यार करता है तो वो जरूर पास हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। इतना कहकर तारावती गायब हो गई। अगली सुबह शादी का दिन था। पूरा महल सजाया गया था। बाहर से कई मेहमान आए थे। मृगनयनी दुल्हन के कपड़े पहनकर तैयार हो गई थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसका दिल बहुत घबरा रहा था। वो सोच रही थी कि उसकी माँ कब आएगी और विशाल की परीक्षा कब लेगी। शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। विशाल भी दूल्हे के कपड़े पहनकर तैयार हो गया था। वो बहुत खुश था। सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। पंडित जी मंत्र पढ़ने वाले थे कि अचानक तेज हवा चलने लगी। इतनी तेज हवा कि सभी लोग डर गए। हवा के बीच में तारावती प्रकट हुई। सभी लोग हैरान रह गए। राजा भानु प्रताप सिंह ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हमारी खुशी में खलल मत डालो। तारावती ने कहा, मैं मृगनयनी की असली मां हूं। मैं एक यक्षिणी हूं और मैं अपनी बेटी की शादी से पहले विशाल की परीक्षा लेना चाहती हूं। राजा ने कहा, यह क्या बकवास है? यक्षिणी, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम यहां से चली जाओ, नहीं तो मैं सैनिकों को बुला लूंगा। तारावती ने अपना हाथ उठाया और एक मंत्र पढ़ा। अचानक राजा के सभी सैनिक जमीन पर गिर गए। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। सभी लोग डर गए। तारावती ने कहा, अब विश्वास हुआ कि मैं एक यक्षिणी हूं। राजा घबरा गए। उन्होंने कहा, हाँ, अब विश्वास हो गया। लेकिन तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो?
तारावती ने कहा, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं बस अपनी बेटी के लिए सही वर चाहती हूँ। इसलिए मैं विशाल की परीक्षा लूंगी। अगर वो पास हो गया तो शादी हो जाएगी, नहीं तो मैं मृगननी को अपने साथ ले जाऊंगी। विशाल आगे आया और बोला, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। मैं मृगननी से बहुत प्यार करता हूं और मैं उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। तारावती मुस्कुराई। उसने कहा, बहुत अच्छे विशाल, तो सुनो पहली परीक्षा। उसने अपने हाथ से एक प्याला निकाला। प्याले में काला रंग का कोई तरल पदार्थ था जिससे बदबू आ रही थी। तारावती ने कहा, यह जहर का प्याला है। अगर तुम मृगनयनी से सच्चा प्यार करते हो तो इस जहर को पी लो। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हारा प्यार झूठा है तो तुम मर जाओगे। सभी लोग हैरान रह गए। मृगनयनी चीख पड़ी, नहीं विशाल, मत पीना, ये जहर है, तुम मर जाओगे। राजा भानु प्रताप सिंह ने भी कहा, नहीं बेटा, मत पीना, ये औरत पागल है। लेकिन विशाल ने किसी की नहीं सुनी। उसने मृगनयनी की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, मृगनयनी, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। उसने प्याला अपने हाथ में लिया और एक ही घूंट में सारा तरल पदार्थ पी गया। सभी लोग विशाल की तरफ देखने लगे। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मृगनयनी की सांसें रुक गई थी। वो सोच रही थी कि अब विशाल को कुछ हो जाएगा, लेकिन विशाल को कुछ नहीं हुआ। वो वैसे ही खड़ा था, उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। तारावती ने कहा, यह असली जहर नहीं था, ये सिर्फ कड़वा पानी था, लेकिन तुमने बिना सोचे समझे इसे पी लिया। तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की। इससे साबित होता है कि तुम मृगनयनी से सच्चा प्यार करते हो। तुम पहली परीक्षा में पास हो गए। सभी लोगों ने राहत की सांस ली। मृगनयनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन तारावती ने कहा, अभी 2 परीक्षाएं बाकी हैं। अब दूसरी परीक्षा, ये हिम्मत की परीक्षा है। तुम्हें मेरे साथ पाताल लोक जाना होगा। वहां तुम्हें 7 दिन रहना होगा। पाताल लोक बहुत खतरनाक जगह है। वहां कई तरह के राक्षस और खतरे हैं। अगर तुमने 7 दिन वहां बिता दिए तो तुम दूसरी परीक्षा में पास हो जाओगे, लेकिन अगर तुम डर गए या भाग गए तो तुम फेल हो जाओगे। क्या तुम तैयार हो? विशाल ने बिना डरे कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। राजा ने कहा, नहीं विशाल, ये बहुत खतरनाक है। पाताल लोक में कोई नहीं जाता, वहां से वापस आना मुश्किल है, तुम मत जाओ। लेकिन विशाल ने कहा, पिताजी, मुझे जाना होगा, मैं मृगनयनी के बिना नहीं रह सकता। मृगनयनी ने भी कहा, नहीं विशाल, मत जाओ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। लेकिन विशाल ने दोनों को समझाया और कहा कि वो जरूर वापस आएगा। तारावती ने विशाल का हाथ पकड़ा और एक मंत्र पढ़ा। अचानक दोनों गायब हो गए। मृगनयनी रोने लगी। धनराज और सुमित्रा ने उसे संभाला। राजा भी बहुत परेशान थे। सभी लोग विशाल के वापस आने का इंतजार करने लगे। विशाल की आंखें खुली तो वो एक बहुत अजीब जगह पर था। चारों तरफ घना अंधेरा था। जमीन काली थी और ऊपर कोई आसमान नहीं था। बस एक काली छत थी जिससे कुछ अजीब सी रोशनी आ रही थी। हवा में एक अजीब सी बदबू थी जो सांस लेना मुश्किल कर रही थी। विशाल ने चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कुछ नहीं था, बस अंधेरा और सन्नाटा। तारावती ने कहा, स्वागत है पाताल लोक में विशाल। ये मेरा राज्य है, यहां मैं रहती हूं। तुम्हें यहां 7 दिन रहना है। मैं तुम्हें एक कमरे में रखूंगी, लेकिन याद रखना, यहां कई तरह के खतरे हैं। हर रात तुम्हारे सामने कोई ना कोई खतरा आएगा। तुम्हें बहादुर बनना होगा। अगर तुम डर गए या भाग गए तो तुम फेल हो जाओगे और तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। विशाल ने कहा, मैं समझ गया, मुझे कोई डर नहीं है। मैं 7 दिन यहां रहूंगा और सभी खतरों का सामना करूंगा। तारावती मुस्कुराई। उसने विशाल को एक बड़े कमरे में ले जाकर छोड़ दिया। कमरा बहुत बड़ा था, लेकिन वहां कोई खिड़की या दरवाजा नहीं था। बस एक बड़ी सी मशाल दीवार पर लगी थी जिससे थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। कमरे में एक चारपाई थी और एक टेबल जिस पर खाने के लिए रोटी और पानी रखा था। विशाल चारपाई पर बैठ गया। वो सोच रहा था कि मृगनयनी कैसी होगी। क्या वो रो रही होगी
क्या वो परेशान होगी? विशाल ने मन ही मन मृगनयनी से वादा किया कि वो 7 दिन जरूर बिताएगा और वापस आएगा। पहली रात बहुत शांति से बीत गई। विशाल चारपाई पर सो गया। उसे कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन दूसरी रात को जब विशाल सो रहा था तो अचानक कमरे में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। किसी के रोने की आवाज, किसी के चिल्लाने की आवाज, किसी के हंसने की आवाज। विशाल की नींद टूट गई। उसने चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं था। लेकिन आवाजें आती रही। विशाल डर गया लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने मन में मृगनयनी को याद किया और कहा, मैं तुम्हारे लिए ये सब सह सकता हूं। आवाजें धीरे धीरे बंद हो गई और विशाल फिर से सो गया। तीसरी रात को कमरे में एक बहुत बड़ा सांप आया। सांप की आंखें लाल थी और उसके मुंह से जहर टपक रहा था। सांप बहुत बड़ा था, लगभग 20 फीट लंबा। सांप विशाल की तरफ बढ़ने लगा। विशाल डर गया। उसने सोचा कि अब तो वो मर जाएगा। लेकिन तभी उसे मृगनयनी याद आई। उसने सोचा कि अगर मैं यहां मर गया तो मृगनयनी का क्या होगा? नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। विशाल उठकर खड़ा हो गया और सांप से कहा, तुम मुझे नहीं डरा सकते। मैं मृगनयनी से प्यार करता हूं और उसके लिए मैं किसी से भी लड़ सकता हूं। सांप उसकी बात सुनकर गायब हो गया। चौथी रात को कमरे में अचानक आग लग गई। चारों तरफ से आग की लपटें उठने लगी। विशाल चारों तरफ से आग से घिर गया। गर्मी इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। विशाल को लगा कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन तभी उसे मृगनयनी की आवाज सुनाई दी। मृगनयनी कह रही थी, विशाल हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जरूर वापस आओगे। विशाल ने आंखें बंद कर ली और मृगनयनी को याद किया। अचानक आग गायब हो गई। 5वीं रात को कमरे में एक बहुत खूबसूरत औरत आई। वो औरत इतनी सुंदर थी कि विशाल उसे देखकर हैरान रह गया। औरत ने विशाल से कहा, विशाल, मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल सकती हूं। तुम्हें यहां परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस तुम मुझसे शादी कर लो। मृगनयनी को भूल जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। विशाल ने औरत की तरफ देखा और कहा, नहीं, मैं सिर्फ मृगनयनी से प्यार करता हूं। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। तुम कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, मेरे लिए मृगनयनी से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। औरत गुस्से में आकर गायब हो गई। छठी रात को विशाल के सामने मृगनयनी आई। मृगनयनी रो रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके हाथों में चोट लगी थी। मृगनयनी ने कहा, विशाल, मुझे बचाओ, किसी ने मुझे पकड़ लिया है, वे मुझे मार रहे हैं, तुम जल्दी आओ। विशाल उठकर मृगनयनी की तरफ भागा। लेकिन तभी उसे याद आया कि तारावती ने कहा था कि यहाँ कई तरह के भ्रम होंगे। ये सब नकली है। असली मृगनयनी तो मानव दुनिया में सुरक्षित है। विशाल रुक गया। उसने कहा, नहीं, तुम मृगनयनी नहीं हो, तुम सिर्फ एक भ्रम हो। असली मृगनयनी वहां सुरक्षित है। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। ये कहते ही वो नकली मृगनयनी गायब हो गई। 7वीं रात आ गई। विशाल ने 6 रातें बिता दी थी। अब बस एक रात बाकी थी। विशाल सोच रहा था कि आज क्या होगा। रात को जब विशाल सोने की कोशिश कर रहा था तो अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। जमीन फटने लगी, दीवारों में दरारें पड़ने लगी। विशाल को लगा कि पूरा कमरा गिर जाएगा और वह मर जाएगा। लेकिन विशाल ने हिम्मत नहीं हारी। वो बीच में खड़ा रहा और जोर से चिल्लाया, मैं नहीं डरूंगा, मैं मृगनयनी के पास वापस जाऊंगा, तुम मुझे नहीं डरा सकते। और अचानक सब कुछ शांत हो गया। 7वीं रात बीत गई। सुबह होते ही कमरे में रोशनी हो गई। तारावती प्रकट हुई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, विशाल, तुमने 7 दिन पाताल लोक में बिता दिए। तुमने सभी खतरों का सामना किया और हिम्मत नहीं हारी। तुम दूसरी परीक्षा में पास हो गए। मैं तुम्हारी हिम्मत से बहुत प्रभावित हूं। लेकिन अभी आखिरी परीक्षा बाकी है। तारावती ने फिर से मंत्र पढ़ा और दोनों वापस मानव दुनिया में आ गए। मृगनयनी विशाल को देखते ही उसके गले लग गई। वो जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, विशाल, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि तुम वापस नहीं आओगे।
इन 7 दिनों में मैंने एक पल भी चैन से नहीं सोई। विशाल ने मृगनयनी को गले लगाया और कहा, मृगनयनी, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं वापस आऊंगा। मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। तुम्हारे बिना मैं कहीं नहीं जा सकता। तारावती ने कहा, बहुत अच्छे। अब आखिरी परीक्षा, ये बुद्धि की परीक्षा है। मैं तुमसे 3 पहेलियां पूछूंगी। अगर तुमने तीनों का सही जवाब दिया तो तुम परीक्षा में पास हो जाओगे और तुम्हारी मृगनयनी से शादी हो जाएगी। लेकिन अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो तुम हमेशा के लिए मृगनयनी को खो दोगे। मैं उसे अपने साथ यक्ष लोक ले जाऊंगी। क्या तुम तैयार हो? विशाल ने कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। तारावती ने कहा, ठीक है, तो सुनो पहली पहेली। वो क्या चीज है जो दिखती नहीं लेकिन सब कुछ बदल देती है, जिसे छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, जो मरती नहीं लेकिन जिंदा भी नहीं है, जो देने से बढ़ती है लेकिन रखने से घटती है? विशाल ने सोचना शुरू किया। सभी लोग चुपचाप खड़े थे। मृगनयनी की सांसें रुकी हुई थी। विशाल को मृगनयनी याद आई। जब पहली बार वो उससे मिला था तब से लेकर अब तक का सफर। उसे याद आया कि कैसे धीरे धीरे उसे मृगनयनी से प्यार हो गया था। विशाल ने जवाब दिया, प्यार। प्यार दिखता नहीं लेकिन सब कुछ बदल देता है। उसे छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। वो मरता नहीं लेकिन जिंदा भी नहीं है और प्यार देने से बढ़ता है। जितना ज्यादा हम किसी से प्यार करते हैं उतना ज्यादा प्यार हमें वापस मिलता है। लेकिन अगर हम अपने प्यार को छुपा कर रखें तो वो कम हो जाता है। तारावती की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बिल्कुल सही जवाब। अब दूसरी पहेली। वो कौन है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है लेकिन सबसे कमजोर भी है, जो सबसे अमीर है लेकिन सबसे गरीब भी है, जो सबसे खुश है लेकिन सबसे दुखी भी है, जो सब कुछ दे देता है लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगता? विशाल ने फिर से सोचना शुरू किया। उसे अपनी माँ याद आई। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ ने उसे पाला था, कैसे उसकी माँ उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। विशाल ने जवाब दिया, एक माँ। माँ सबसे ताकतवर है क्योंकि वह बच्चे को जन्म देती है, वो बच्चे को पालती है। लेकिन वो सबसे कमजोर भी है क्योंकि अगर उसके बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो वो तड़प उठती है। वो सबसे अमीर है क्योंकि उसके पास अपने बच्चे का प्यार है। लेकिन वो सबसे गरीब भी है क्योंकि वह अपने बच्चे के लिए सब कुछ दे देती है। वो सबसे खुश है जब उसका बच्चा खुश होता है। लेकिन वो सबसे दुखी भी है जब उसके बच्चे को कोई दुख होता है। और माँ सब कुछ देती है लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगती। तारावती की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मृगनयनी को देखा। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी बेटी को छोड़ा था, कैसे वो 20 साल से अपनी बेटी से दूर रही। तारावती ने कहा, बिल्कुल सही जवाब विशाल, तुम बहुत समझदार हो। अब आखिरी पहेली, ये सबसे मुश्किल है। वो क्या चीज है जो हर किसी के पास है लेकिन कोई नहीं देखता, जो सबसे करीब है लेकिन सबसे दूर भी है, जो सबसे बड़ी दौलत है लेकिन सबसे सस्ती भी है, जो एक बार खो जाए तो कभी वापस नहीं आती? विशाल ने बहुत सोचा। ये पहेली सच में बहुत मुश्किल थी। सभी लोग चुपचाप खड़े थे। मृगनयनी घबराई हुई थी। विशाल को समझ नहीं आ रहा था कि जवाब क्या है। तभी उसे याद आया कि कैसे उसने 7 दिन पाताल लोक में बिताए, कैसे वो हर पल मृगनयनी के बारे में सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि वो समय कभी वापस नहीं आएगा। विशाल ने जवाब दिया, समय। समय हर किसी के पास है लेकिन कोई नहीं देखता। हम सब अपना समय बर्बाद करते हैं। समय सबसे करीब है क्योंकि हर पल हमारे साथ है, लेकिन सबसे दूर भी है क्योंकि हम उसे पकड़ नहीं सकते। समय सबसे बड़ी दौलत है क्योंकि पैसे से समय नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन सबसे सस्ता भी है क्योंकि हम उसे मुफ्त में पाते हैं। और समय एक बार खो जाए तो कभी वापस नहीं आता। तारावती के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने कहा, विशाल, तुमने तीनों पहेलियों के सही जवाब दिए। तुम तीनों परीक्षाओं में पास हो गए। तुमने साबित कर दिया कि तुम मृगनयनी के लायक हो। तुम्हारे अंदर प्यार है, हिम्मत है और बुद्धि भी है। मैं खुशी से अपनी बेटी की शादी तुमसे करती हूँ। सभी लोग खुश हो गए। मृगनयनी विशाल के गले लग गई। वो खुशी से रो रही थी।
तारावती ने मृगनयनी को गले लगाया और कहा, बेटी तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हें ऐसा जीवन साथी मिला है जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। हमेशा खुश रहो। मृगनयनी ने कहा, धन्यवाद माँ, लेकिन तुम मुझे फिर से छोड़कर जा रही हो। तारावती ने मृगनयनी के माथे पर हाथ रखा। उसने कहा, बेटी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। यक्षराज को अगर पता चल गया कि मैं तुम्हारे पास आई हूं तो वे तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए मुझे जाना होगा। लेकिन मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देती हूं। अब तुम्हारे नाखून और आंखें कभी हरी नहीं होंगी। मैं अपनी यक्षिणी शक्ति का इस्तेमाल करके तुम्हें पूरी तरह से मानव बना रही हूं। अब तुम एक साधारण इंसान की तरह जीवन जी सकती हो। और हाँ बेटी, अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो बस मुझे याद करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हमेशा खुश रहो बेटी। इतना कहकर तारावती गायब हो गई। विशाल और मृगनयनी की शादी हो गई। पूरे राज्य में बहुत धूमधाम से शादी मनाई गई। धनराज और सुमित्रा बहुत खुश थे। राजा भानुप्रताप सिंह ने भी मृगनयनी को अपनी बेटी की तरह अपनाया। विशाल मृगनयनी को अपने महल में ले गया। मृगनयनी वहां बहुत खुश रही। विशाल उसका बहुत ख्याल रखता था। कुछ समय बाद मृगनयनी ने एक बेटे को जन्म दिया। राजा बहुत खुश हुए। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। विशाल और मृगनयनी का जीवन बहुत सुखमय था। मृगनयनी कभी कभी अपनी असली मां तारावती को याद करती थी, लेकिन वो जानती थी कि उसकी मां उसे दूर से देख रही है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार सभी मुश्किलों से ऊपर होता है। विशाल ने तीनों परीक्षाओं में अपना सच्चा प्यार साबित किया। उसने जहर पीने की हिम्मत दिखाई, 7 दिन पाताल लोक में रहा और 3 मुश्किल पहेलियों के सही जवाब दिए। ये सब उसने सिर्फ मृगनयनी के लिए किया।